Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Johri, your physics teacher. Now we will start a new chapter, errors. तो errors क्या होती हैं, किस तरीके से मेज़र की जाती हैं, इस चैप्टर में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक होना चाहिए हमारा कि आखिर एरर होती क्या है। एरर is the difference between true value and measured value of a quantity, यानी कि जो मेजर्ड क्वांटिटी की करेक्ट वैल्यू है और जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर रहे हैं वो थोड़ी डिफर आ रही है, तो उन दोनों के वैल्यू के बीच जो डिफरेंस आएगा उसे हम कहते हैं एरर। तो व्हाट इज एरर? Error is the difference between true value and measured value of a quantity, यानी उसकी करेक्ट वैल्यू क्या है और मेजरमेंट करने के बाद क्या आ रही है, उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर। तो इफ यू वांट टू फाइंड द एरर, दिस इज ट्रू वैल्यू माइनस measured value, you can get the error. Now we will discuss types of error, कि एरर कितने तरीके की हो सकती हैं। फर्स्ट, सिस्टमेटिक एरर। सेकंड, रैंडम एरर। थर्ड, लीस्ट काउंट एरर। फोर्थ, ग्रॉस एरर। सबसे पहले शुरू करते हैं हम सिस्टेमेटिक एरर से। सिस्टेमेटिक एरर इज द एरर हुज कॉज इज नोन। वो एरर जिसका कारण हमें मालूम है, ऐसी एरर को सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। तो व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर? सिस्टेमेटिक एरर इज द एरर हुज कॉज इज नोन। पता है मैं कारण उसका। बोले सर ऐसा कैसे हो जाएगा? यार एक मेजरिंग टेप है, लेकिन आप उसमें जीरो से स्केल शुरू नहीं है। इस लेंथ को आप मेजर कर रहे हैं और वो मेजरिंग टेप शुरू हो रहा है 5 सेंटीमीटर से और ये आंसर दे रहा है 16 सेंटीमीटर। तो क्या इसकी लेंथ ए बी लेंथ क्या 16 सेंटीमीटर है? नहीं है। ये हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 5 सेंटीमीटर से शुरू कर रहा है और उसे जीरो से शुरू होना चाहिए था। तो सिस्टेमेटिक एरर वो एरर होती है जिसका कारण हमें मालूम होता है। सिस्टेमेटिक एरर के टाइप्स ए बी सी डी। ए, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टेमेटिक एरर की कैटेगरी 4 टाइप्स की हो सकती है। एक लिखा है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इट इज ड्यू टू इम्परफेक्शन डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं उसकी डिजाइन में ही कुछ गड़बड़ी है और हमारी रीडिंग में एरर आ रही है, तो वो कैटेगरी कहलाएगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। और ये किसका सब पार्ट है? टाइप किसका है? सिस्टेमेटिक एरर का। तो किस टाइप की सिस्टेमेटिक एरर है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये कब होगी? जब इंस्ट्रूमेंट की डिजाइन इम्परफेक्शन होगी, यानी कि इट इज ड्यू टू इम्परफेक्शन डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उसकी बनावट सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है इसमें। सेकंड, पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर क्या होती है? इट इज ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो ऑब्जर्वर इसे ऑब्जर्व कर रहा है या मेजर कर रहा है और उसका एक्सपीरियंस नहीं है कि इसकी क्या मेजर करने के लिए किस तरीके से होना चाहिए, तो ऐसी एरर को हम पर्सनल एरर कहते हैं। यानी कि मेजर करते समय आप
टेप को भी सही से नहीं रख पा रहे हैं। दीवार की हाइट को मेजर करना है तो आपको कायदे में वर्टिकल डिस्टेंस निकालना होगा, उसे हाइट कहते हैं। लेकिन आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भाई ये वर्टिकल है मेजरिंग टेप या नहीं है। तो इस तरीके की एरर को हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरर, जो इनएक्सपीरियंस के कारण आती है ऑब्जर्वर के। थर्ड पार्ट सी ऑफ दिस सिस्टमेटिक एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेस, द लाइट कंडीशन, pressure, temperature, they can affect the reading of the quantity। ये भी फैक्टर, यानी रोशनी कम है, सही से दिखाई नहीं दे रहा, तो हो सकता है गलती हो जाए, तो दिस इज एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेस। इसी तरीके के एरर ड्यू टू इंटरनल सोर्सेस, हो सकता है कारण इंटरनल हो। अब इंटरनल कारण का क्या मतलब है? इंटरनल कारण का मतलब ये हो सकता है कि जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, यानी आप समझ रहे हैं सारी कंडीशंस ठीक हैं, लेकिन कोई इंटरनल कंडीशन अगर बिगड़ी हुई है तो एरर ड्यू टू इंटरनल सोर्सेस कहलाएगा। ये टाइप है। हो सकता है कुछ बुक में एरर ड्यू टू इंटरनल सोर्सेस ना दिया हो, तो इसमें आप बुक टू बुक देखेंगे तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अब बोले सर इंटरनल का कोई एग्जाम्पल दो। इंटरनल के कई कारण हो सकते हैं भाई। कैसे? अगर किसी वायर में करंट की वैल्यू लगातार फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस मेजर करने आप पहुंच गए, वायर हीट होने पर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक इंटरनल कारण हो सकता है। दूसरा एक मजे वाली बात बताएं, अच्छे खासे ब्लड प्रेशर चेक कराने गए, लेकिन ब्लड प्रेशर की मशीन देखते ही दिमाग में कुछ सोचने लगे, ब्लड प्रेशर जो था वो 10 पॉइंट और बढ़ गए। हाँ, कारण इंटरनल रहा। तो ये मजाक की बात है। तो इस तरीके से ये आपके कारण हो सकते हैं। तो सिस्टेमेटिक एरर वो एरर जिसके कारण हमें पता होते हैं, और वो उसके टाइप कितने हो सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेस, एरर ड्यू टू इंटरनल सोर्सेस। अब इंटरनल सोर्सेस में बहुत चीजें हो सकती हैं जो चीज आपको बाहर से नहीं दिखाई दे रही। अब रहा दूसरी एरर की सेकंड कैटेगरी, रैंडम एरर। इट इज ड्यू टू इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। इनकरेक्ट जजमेंट, अगर आपका जजमेंट ही इनकरेक्ट है तो ऐसी एरर कहलाएगी रैंडम एरर। इनकरेक्ट जजमेंट हो सकता है। बोले भाई ये क्या दीवार की हाइट ना हो रहा? ठीक है यार, इतनी है, जजमेंट आप ठीक नहीं कर रहे हो। तो ये रैंडम एरर भी, मतलब इस तरीके की एक किसी मेजरमेंट में एक टाइप की एरर हो सकती है और 3-4 टाइप की भी एरर हो सकती हैं, उनके कारण अलग अलग होंगे। तो ये रहा रैंडम एरर। इट इज ड्यू टू इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन। अब एक है लीस्ट काउंट एरर। सबसे पहले आप लीस्ट काउंट का मतलब समझ लीजिए। लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग which can be given by the instrument correctly या which can be measured by such instrument correctly। measured एक अच्छा वर्ड है। तो लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग which can be measured by the instrument correctly। वो छोटी से छोटी रीडिंग जो वो इंस्ट्रूमेंट करेक्टली मेजर कर दे, उससे छोटी शायद करेक्टली मेजर नहीं कर पाएगा। जैसे आपका स्केल, आप स्केल में डिवीजन देखिएगा, उसमें 0.1 सेंटीमीटर कह दिए या 1 मिलीमीटर, इससे छोटे डिस्टेंस वो मेजर नहीं कर सकता। लेकिन 1 मिलीमीटर वो सही बताएगा, भाई एक है। 1 मिलीमीटर के बाद सीधा 2 मिलीमीटर ही बताएगा।
आप देखिएगा 1 मिलीमीटर और अगली रीडिंग 2 मिलीमीटर होगी, इसके बीच में कुछ नहीं बताएगा। तो 1 mm या कह दो आप 0.1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आप समझ गए होंगे। आपकी ये आपकी वॉच है, इसकी लीस्ट काउंट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसकी सेकंड हैंड है इसमें, सेकंड हैंड है इसमें, और जो नंबर लिखे हुए हैं 12, 5, 1 सेकेंड 1 2 पूरे 60 डिवीजन में डिवाइडेड है इस रिस्ट वॉच में, तो इसकी लीस्ट काउंट हुई 1 सेकेंड। ठीक हो गई बात ये। अब मान लिए इसमें सेकेंड हैंड नहीं है, वॉच है, ये डिजिटल वॉच है, लेकिन इसमें आती हैं स्लीक वॉच आती हैं जिसमें सेकेंड हैंड नहीं होती है। बताइएगा लीस्ट काउंट कितनी होगी। मिनट हैंड है, हाँ, डिविजन्स पूरे हैं 1 2 3 4, पूरे राउंड में 60 हैं डिविजन्स बने हुए हैं, लेकिन सेकेंड हैंड नहीं है। डिविजन्स तो बने हुए हैं 60। मिनट हैंड है और आवर हैंड है, तो उस डिजिटल रिस्ट वॉच की लीस्ट काउंट कितनी होगी सोचिएगा और मुझे बताइएगा अगर यह आंसर आपको आता है। ठीक, सोचिए थोड़ा सा। The least count error. The least count error is due to resolution of measurement. Resolution का मतलब है वो कम से कम रीडिंग जो रिजॉल्व कर दे, आपको बता दे भाई ये सी है। तो लीस्ट काउंट एरर किसके कारण होती है? एक रिजोल्यूशन लिमिट के कारण होती है किसी इंस्ट्रूमेंट की। या आप सिंपली कह सकते हो लीस्ट काउंट एरर is due to least count of that instrument. The reason behind that, below that value, the such instrument is unable to measure the quantity. उससे छोटी दूरी नहीं नाप पा रहा, छोटी रीडिंग नहीं ले पा रहा, तो उसके कारण एरर आएगी, लीस्ट काउंट एरर कहेंगे। फोर्थ नंबर है ग्रॉस एरर। अब ग्रॉस एरर इट इज ड्यू टू केयरलेसनेस, मिस्टेक कह सकते हो, गलती कह सकते हो, और ग्रॉस एरर की कोई लिमिट नहीं होती। बोले ग्रॉस एरर की लिमिट क्यों नहीं होती? अब भाई रीडिंग आ रही थी 9000, कहीं दिमाग और था, लिख गए 9, तो उसकी कोई लिमिट थोड़ा ना। तो ग्रॉस एरर की कोई लिमिट नहीं है, एरर कितनी ज्यादा एरर हो सकती है। तो ये एरर के टाइप आपको बताए गए कि एरर कितने तरीके की होती है और उनके क्या कारण होते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर हो गई, रैंडम एरर हो गई, लीस्ट काउंट एरर हो गई, ग्रॉस एरर, तो 4 टाइप डिफरेंट हो गए। इसको फर्दर टाइप्स आए, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेस, एरर ड्यू टू इंटरनल सोर्सेस। चलिए एरर के कारण तो हो गए। जब हम मेजर करेंगे और एरर फाइंड करेंगे तो उसमें एरर का को किस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनको किस किस नाम से पुकारा जाएगा वो भी देखिए आप। Absolute error. It is defined the difference between true value and measured value. वो आपकी क्या कहलाएगी? आपने ट्रू वैल्यू रखी और मेजर्ड वैल्यू रखी, डिफरेंस निकाला,
ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, आपके पास आ जाएगी एब्सोल्यूट एरर। ये हो गई एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इट इज मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। बोले सर ऑल का क्या मतलब है? मैं आपको एक बात समझाता हूं। अगर आप, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल पेंडुलम में बॉब के ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड, यानी एक ऑस्किलेशन कितने समय में होता है, ये आप फाइंड कर रहे थे। पहली रीडिंग आपकी आई 1.51 सेकेंड, दूसरी रीडिंग आई 1.52 सेकेंड, थर्ड रीडिंग आई 1.50 सेकेंड और फोर्थ रीडिंग आई 1.53 सेकेंड। ये आई। अब टीचर आपसे क्वेश्चन करता है कि भाई आपको जो ऑब्जर्वेशन करने को दिया गया था, टास्क दी गई थी कि आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करिए, कितना आया? तो बोले आपका आंसर क्या होगा? सर पहली रीडिंग मेरे पास आई सर 1.51 सेकेंड, सेकेंड नंबर की रीडिंग आई 1.52 सेकेंड, थर्ड 1.50, थर्ड 1.53। टीचर बोला भाई मुझे चार मत बताओ, एक बताओ रीडिंग। अरे बोले सर जब एक तब बताता जब सब में एक सी आती, ये तो अलग अलग आ रही हैं और आप पूछ रहे हो एक। बोले दिमाग लगा अपना और हमें एक रीडिंग बता जो सही हो। अब तुम देखने लगे कि इसमें सही कौन सी है, तो भाई आप पे कोई सिंपल मैथमेटिकल, भाई ये तो रीडिंग आपने ईमानदारी से निकाली है और जो ईमानदारी वाले आंसर आए क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन लेकर निकाली है रीडिंग, उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो फिर एक रीडिंग के लिए मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या लोगे, यानी सही कौन सी मानोगे, तो क्या मैथमेटिक्स लगाएं जिससे हम एक रीडिंग को सही मान लें कि भाई ये रीडिंग सही है। उसका सबसे सिंपल तरीका है इनका मीन निकाल दीजिए। और मजबूरी है आपकी, क्योंकि आपको कहीं आंसर करेक्ट रीडिंग का नहीं मालूम है जिससे आप बता सकें कि ये है, ये सही है नहीं है। तो सही रीडिंग डिसाइड करने के लिए आपको इन रीडिंग्स का मीन निकालना ही पड़ेगा। आपने मीन निकाल लिया और मजबूरी है आपकी इन चार ऑप्शन के लिए या 4 ऑब्जर्वेशन के लिए इस रीडिंग को आप करेक्ट मानेंगे, यानी ट्रू वैल्यू मानेंगे टाइम पीरियड की। तो बोले भाई ट्रू वैल्यू मानेंगे तो एब्सोल्यूट एरर क्या क्या होगी? एब्सोल्यूट एरर आपकी इन पूरे 4 में 4 आएंगी, 4 आएंगी। पहली रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा टी 1 लिख दीजिए आप, टी माइनस T1। भाई आप जरा एक बात देख लीजिएगा, मैंने डिफरेंस बोला था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करा है, लेकिन हो सकता है कहीं तुम्हें बुक में मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू दिख जाए, ये भी हो सकता है। ऐसे निकालेंगे। मान लिए जो भी आंसर आया, सपोज टी की वैल्यू आई, मैं थोड़ा सा ऐसे ही लिख लेता हूं, 1.52 आई, तो आप जब 1.52 में से 1.51 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.01 आएगा और ये आएगा पॉजिटिव, लेकिन इस खेल में आएगा नेगेटिव। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो पॉजिटिव का मतलब होगा कि जो आपने रीडिंग फाइंड की है
वो ट्रू वैल्यू से इतना फैक्टर या इतनी वैल्यू कम है। अगर ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब होगा कि जो आपने रीडिंग फाइंड की थी T4, वो उसमें जो भी फैक्टर आएगा डिफरेंस करने पर इतना ही आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा कि वो रीडिंग ग्रेटर है। यहां पर माइनस प्लस आ सकती है और माइनस प्लस का अपना मतलब होगा। मैं सवाल करके दिखाऊंगा तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, बजाय हम इस अभी मैथमेटिक्स में नहीं जाते। तो यू विल गेट 4 एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ T1, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड, फोर्थ। तो यहां पर एब्सोल्यूट एरर आपकी कितनी आ गई? जितनी रीडिंग्स होंगी उतनी एब्सोल्यूट एरर आएंगी। तो एक शब्द हमें और इस्तेमाल करना पड़ा। अब आपने, टीचर ने फिर एक क्वेश्चन पूछा, भाई एरर बताओ। अब आप एरर भी 4 निकाल के लिया। बोले सर पहली रीडिंग में एरर इतनी, दूसरी में इतनी, तीसरी में इतनी और चौथी में इतनी। बोले मुझे 4 नहीं, केवल सिंगल वैल्यू बताओ एरर की। तो आपकी मजबूरी होगी, बोले यार इसमें इतनी एरर, उसमें इतनी एरर, इन सब का ही मीन निकाल देता हूं। सर को चाहिए एक आंसर, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। मैंने शब्द का इस्तेमाल किया मैग्नीट्यूड, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर, या सिंपली आप लिख सकते हो इट इज मीन वैल्यू ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, या और बारीकी में जाओ तो आप लिखोगे इट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज द मीन वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। यानी कि जो नेगेटिव भी आ रही है हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हम उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। मैं अभी लिख के दिखा रहा हूं आपको, कहने का मतलब है 4 रीडिंग है, तो यहां पर अगर आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो वो आएगी डेल्टा टी पे मैं बार लगा देता हूं, मॉड ऑफ डेल्टा T1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T3। प्लस मॉड ऑफ डेल्टा T4 और डिवाइडेड बाई 4। यानी जो नेगेटिव भी आ रही होगी एब्सोल्यूट एरर उसे भी पॉजिटिव लेंगे। अब कहता है यार सर दिमाग तुम्हारा कुछ भी है, कुछ भी सोच सकता है। तो यार मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने में सर ने मॉड की वैल्यू क्यों ली? यहां तो 4 रीडिंग थी, कुछ नेगेटिव भी आई। आप एरर निकाल रहे हैं तो उसमें वैल्यू को आप ऐड ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। बोले क्यों? आपने टीचर से क्वेश्चन कर दिया, क्यों? बोले बेटा मैं कह रहा हूं इसलिए करोगे, ज्यादा मत पूछो क्वेश्चन कि मॉड ही क्यों ले रहे हैं हम, इसलिए दिमाग लगाओ अपना कि मॉड में ही हम प्लस करेंगे। बोले सर मेरे पास एक माइनस की आई थी और एक 2 प्लस की आई थी, तो मैं इनको अलजेब्रिक सम क्यों नहीं कर रहा हूं? मॉड आप कह रहे हो तो भी कर देता हूं मॉड। सुनिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर मैं मॉड की बात करूं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एक नोट गिनने की मशीन है और वो 50 नोट की काउंटिंग, 1 से 50 तक की काउंटिंग में एक नोट की गलती होती है। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? 50 नोट लगाए तो उसकी रीडिंग क्या आएगी? या तो 51 या 49। भाई एक की गलती, मैंने थोड़ा कहा कि ज्यादा गिन के बताई, ज्यादा भी बता सकती है और कम भी बता सकती है। तो उसकी रीडिंग कितनी हुई? 51 हो सकती है। आपने तो करेक्ट 50 लगाए थे नोट, भाई 100 का नोट लगाए 50, लेकिन उसने रीडिंग दी 51 या रीडिंग दी 49, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब आपके पास 50-50 के आपके 2 बंडल हैं। एक बार उसे काउंट किया, उसने दिया आंसर 49। दूसरी बार उसने आंसर दिया 51। टोटल आपने सम किया, कितना आया आंसर? 100। उसने रीडिंग बता दी 100। अब यहां पर एक इंसिडेंट हुआ कि उसने 100 बताई,
अगर दोनों में 49 49 बताती तो कितना आता आंसर जब आप टोटल करते? 98। अगर दोनों बार रीडिंग में वो 51 51 बताती तो कितना आता? 102। आप फाइंड कर रहे हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट कितनी एरर दे सकता है, तो आपके पास मिनिमम आंसर आ रहा है 98 और मैक्सिमम आ रहा है 102, और आपको मालूम है करेक्ट कितनी है रीडिंग? 100। लिखने का तरीका होगा 100 ± 2। भले ही ये 100 बता रहा है, लेकिन भाई इस पे विश्वास मत करना, ये +2 ज्यादा भी बता सकता है, 102 नोट बता सकता है और 98 भी बता सकता है। तो एरर भले ही एक बार नेगेटिव थी और एक बार पॉजिटिव थी, लेकिन जब हम उसकी गलती ढूंढ रहे हैं उस समय अलजेब्रिक सम करके उसकी गलतियों को कैंसिल नहीं करेंगे। उसकी चाहे नेगेटिव मोड में एरर हो चाहे पॉजिटिव मोड में हो, मोड माने तरीका की बात कर रहे हैं, मगर उनका मॉड लेंगे, यानी हम वैल्यू लेंगे 1 + 1 2। 100 में थे 2 की गलती आ रही, ठीक हो गया, 100 में 2 की गलती हो गई। इसे कहेंगे, हम बात कर रहे थे मीन एब्सोल्यूट एरर की, इसी कारण से यहां पर साइन ना लेकर सारे पॉजिटिव लिए गए और मीन निकाला गया। आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये हो गई मीन एब्सोल्यूट एरर। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव एरर इसे दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या इसमें एक और लिख लो, और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, it is defined as the ratio of mean absolute error to the mean value of the measured quantity। मीन वैल्यू को आपको सही मानना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि करेक्ट आपको ऑब्जर्वेशन में अगर नहीं दिए, और जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली तो ये आएगा आपका, मान लिए फार्मूला लिखना चाहें तो क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। एंड यू कैन से रिलेटिव एरर इज डिफाइंड the mean absolute error out of 1 unit। एक में कितनी है? एग्जाम्पल देता हूं, अभी नोट की बात हो रही थी, तो वो 100 में कितनी एरर दे रहा था? ±2 की। तो एक में कितनी आएगी? 2/100, वो भी ± का। ये एक में हुई। दिस इज रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। द एरर आउट ऑफ 1 यूनिट इन द मेजरमेंट इज नोन एज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर एक और रह गया भाई लास्ट, परसेंटेज एरर। यहां से ये हटाता हूं, इसे लिखने का तरीका आप ले सकते हो। मान लो यहां पर डेल्टा म्यू लिख दिया, एरर है, डेल्टा म्यू पे बार लगा दिया, मीन है, अपॉन म्यू मीन है, ये मीन वैल्यू है, इतना कितना आया, व्हाट इज दिस, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज मीन वैल्यू। परसेंटेज एरर, द एरर out of 100 unit of the measured quantity।
100 में कितनी होगी, दैट इज परसेंटेज एरर। डेल्टा म्यू अपॉन म्यू ये 1 में थी भाई, इतनी एरर, ये क्या है 1 यूनिट में, तो 100 में कितनी होगी इतनी, और आंसर काय में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो ये रही परसेंटेज एरर। अब इन सभी पर मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और इन सभी वैल्यू को फाइंड आउट करके आपको दिखाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सभी बातें समझ में आई होंगी। कोशिश तो मेरी यही रहती है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल और लाइक द चैनल। थैंक यू। गुड बाय स्टूडेंट्स।